जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं हूं पारस गुप्ते और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है संडे और आज का हमारे लिए दिन और ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ में हमारे लाइव सेशन में करियर काउंसलिंग के लाइव सेशन में जुड़ने वाले हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस के को पायलट नीलांचल गुप्ता जी। नीलांचल जी हमारे साथ में ज्वाइन होने के लिए भी तैयार हैं और जब नीलांचल जी ज्वाइन होंगे उसी के बाद में उनका परिचय आपके सामने रखूंगा। ये हेलो नीलांचल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, एकदम बढ़िया। आप नमस्कार। बताइए कैसे हैं? वीडियो मैं भी बढ़िया ठीक से सर। दिखाई दे रही है मेरी? सर उसको, हाँ, अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आपको मोबाइल आपको सीधा करना पड़ेगा। आई थिंक सो, ये आड़ा हो गया है। अच्छा, जी। ओके। ऐसे? जी। हाँ, और उसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेंगे तो आपका फेस सेंटर में आ जाएगा। हम्म। जी हाँ, राइट। ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ जी जी जी। अभी ठीक से दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नीलांचल जी, आपका स्वागत है द पारस नमस्कार। गुप्ते शो में। और इट्स अ ह्यूज ऑनर थैंक फॉर यू। अस कि आज आपने अपना समय निकाला। नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि आपने मुझे शो पर बुलाया। नहीं नीलांचल जी, देखिए, मैं हमेशा उन युवाओं का बहुत ज्यादा आभार प्रकट करता हूँ, उन सभी एडवाइजर्स का, उन सभी एक्सपर्ट्स का मैं आभार प्रकट करता हूँ जो जो मैंने जो छोटी सी जो पहल करी है करियर काउंसलिंग की, लाइव करियर काउंसलिंग की। तो इसमें आप जब सभी लोग अपने कीमती समय में से समय निकाल के हमारा साथ देते हैं तो दिल बहुत खुश होता है, दिल गार्डन जी। गार्डन हो जाता है। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिससे लोगों को एजुकेशन फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जाने के लिए नॉलेज एक ही प्लेटफॉर्म से मिल सकेगी। तो मुझे राइट। लगता है कि आप जो कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छी चीज है। You are providing जी, a platform to everyone, especially थैंक यू, to the थैंक यू, थैंक यू students वेरी मच। who just pass out from 10 plus 2 and they don't know what to do in the life. So I think it's a good thing. एक्चुअली सर, ये जो प्रॉब्लम है ये होता है ना, ये आविष्कार, मतलब हमेशा जरूरत ही जो होता है उससे आविष्कार होता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपोजर की आवश्यकता है, प्रैक्टिकल नॉलेज की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। पहले मेरी बचपन में इच्छा क्योंकि थी कि मैं एक बुक लिखूं। ओह, बहुत बढ़िया। हाँ, उसमें मेरी लेकिन इच्छा वो थी कि तो मैं आप जीरो अभी भी से कर हीरो सकते लिखूं। हैं। नहीं सर, अब तो लाइव कर रहा हूँ डायरेक्ट। अब तो सीधे साक्षात्कार हो हाँ, रहा ये भी है। लेकिन बुक का इम्पैक्ट कुछ और होता है, लाइव का इम्पैक्ट कुछ और होता है। तो है। हाँ। क्योंकि लाइव में आपसे वही लोग जुड़ पाएंगे जो लोग आपके साथ में आपके पेज से जुड़े हुए हैं। बुक एक जी। ऐसी चीज है जो कोई भी आपकी बुक पढ़ सकता है, आपकी मार्केट में अगर अवेलेबल है। किसी को भी अगर पसंद आता है, कोई आपके तरह का जो आपका आइडिया है उनको पढ़ना चाहता है, तो ही कैन रीड दोज बुक्स, बाय फ्रॉम मार्केट एंड रीड। बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करूंगा सर, तो अभी तो मैं खुद मुझे रीडिंग मोड में हूँ, अभी आप सबकी जीवनी में पढ़ रहा हूँ। और आगे चल के आप सबकी लाइफ के बिल्कुल ऊपर तो मैं ही बिल्कुल। बुक लिखने वाला हूँ। मतलब जब मैं बुक बहुत लिखूंगा तो सही। उसमें नीलांचल जी का जरूर उसमें जो है उसमें जिक्र जरूर होगा। श्योर श्योर, थैंक यू। चलिए। चलिए नीलांचल जी, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे शो पर आए, तो हम आज की हमारे शो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं हमारे सभी जो व्यूवर्स हैं उनको मैं नीलांचल जी का परिचय देना चाहता हूँ। नीलांचल जी का पूरा नाम है कैप्टन नीलांचल गुप्ता। और नीलांचल जी अभी को पायलट है एयर इंडिया एक्सप्रेस में। बेसिकली नीलांचल जी जी बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना 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 से, मुरैना डिस्ट्रिक्ट से, जी। है ना। और एक छोटे से जगह से आकर के, और मैं आपको रिलेट भी करना चाहूंगा कि अभी एक वीक छोड़ के उसके पहले वाले वीक जिन सज्जन के कारण हम आज लाइव कर रहे हैं शिवम त्यागी जी के द्वारा, तो वो भी कैबिन क्रू है और वो भी मुरैना से ही है। सो इट्स अ ओह, कोइंसिडेंस। बहुत बढ़िया। कि उसके पहले हमने कैबिन क्रू मेंबर का इंटरव्यू लिया और आज सीधे पायलट का। सही है। तो बहुत मैं बढ़िया। चाहता हूँ नीलांचल जी कि आप अपने बारे में, और सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि अपनी फैमिली के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति के पीछे उनके माँ बाप का, उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो शुरुआत में मैं एक ही क्वेश्चन आपसे बिल्कुल। पूछना चाहूंगा कि एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय जो अपने परिवार का भी आप हमें। जी, मैं मध्य प्रदेश के जिला मुरैना के सबलगढ़ टाउन से हूँ। बेसिकली इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन। और वहाँ मेरे फादर मेडिकल शॉप चलाते हैं। अच्छा। तो छोटा टाउन है, छोटा मेडिकल शॉप है। मदर मेरी हाउसवाइफ है। और मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ। अच्छा। मेरे बड़े भाई बहन हैं। एक बड़े भाई हैं, एक बड़ी बहन है।
भाई मेरे पलवल में, हरियाणा में अच्छा। असिस्टेंट मैनेजर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अरे वाह वाह। और सिस्टर मेरी, हाँ, मेरी सिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट में कंप्यूटर टीचर है। अरे वाह, बहुत। उनके बाद में मैं हूँ। आपने मेरा परिचय ऑलरेडी दे ही दिया है। जी। तो बस यही है अपना। बाकी मेरी, मैं आज जहां भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरी फैमिली का है। चाहे मैं किसी भी मोड़ पे खड़ा हुआ था, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही थी लाइफ में, कुछ भी था, मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ खड़ी हुई थी। और यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। मुझे किसी भी चीज से कभी डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ खड़ी थी। बोलती थी चाहे जो भी हो हम तेरे साथ हैं, चाहे सही हो गलत हो, कुछ भी हो। तो जब आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में खड़ी रहती है तो आपको किसी भी चीज का डर नहीं रहता। फिर आप कोई भी कदम जो उठाते हो वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ उठाते हो। तो यही मेरे साथ भी हुआ। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल आप मुझे सही बोल लगता है कि जो भी है उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट मेरी फैमिली को ही जाता है, स्पेशली मेरे फादर को। रहे हैं। बिकॉज ही इज ए स्ट्रांग मैन। उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया मुझे पायलट बनाने का, मेरे अंदर तो हिम्मत भी नहीं थी कि मैं कभी जी। बन सकता हूँ। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, मुझे फैमिली की कंडीशंस पता थी। ये सब उनको पता होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तू आगे बढ़, तू सेलेक्ट हो एक बार, फिर हम देखते हैं, हम करेंगे कुछ ना कुछ। तो राइट राइट। उनका सबसे बड़ा योगदान रहा इसमें। आज फादर्स की बात हुई है तो आज मेरे भी फादर की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन जो है मेरे फादर हमें ओह, इस दुनिया से अकेला छोड़ के चले नमस्कार गए थे, आपके लेकिन मैं फादर ईश्वर को। से प्रार्थना करता हूँ कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। और बिल्कुल उन्हीं की देन है कि आज हम यहाँ हैं, इस पृथ्वी पर भी उन्हीं की देन है, मतलब कि उन्हीं की छाया है बिल्कुल हम लोग। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, तो अच्छी बात है, जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया। हम्म। सल्यूट टू अंकल हमारी तरफ से। द पारस उपदेश जो शो है वो आपके थैंक मम्मी यू। पापा को भी सल्यूट करता है। तो सर, बिल्कुल। नीलांचल भाई, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं उसकी मीनिंग से। सो जैसे कि आप पायलट हैं तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि पायलट का मतलब क्या होता है। Okay. Pilot, you can say anyone who operates the controls of a vehicle. ओके। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी व्हीकल के कंट्रोल्स को ऑपरेट करता है, आप उसको पायलट बोल सकते हैं। चाहे अच्छा। वो एयरक्राफ्ट हो, एयरक्राफ्ट में एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, या कोई और चीज हो। तो स्पेशली इसका जो मतलब निकाला जाता है वो मेनली एरोप्लेन्स के लिए निकाला जाता है, एयरक्राफ्ट के लिए ओके। निकाला जाता है। तो बेसिकली यू कैन से द वन हु फ्लाइज द एरोप्लेन्स और एयरक्राफ्ट इज अ पायलट। बट ओके। इट डजेंट लिमिट देयर। सिर्फ ओके। वहीं तक लिमिट नहीं होता है। उसके जी। अलावा भी जैसे आप देखेंगे कि उसमें भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। कि जैसे आपका लोको जो ऑपरेट करते हैं, जो ट्रेन्स के इंजन्स को ऑपरेट करते हैं, उनको लोको पायलट्स बोलते लोको हैं हम लोग। पायलट बोल। हाँ। जैसे जहाज होते हैं, पानी का जहाज जो होता है उसको ऑपरेट करने वाला जो होता है इंसान, उसको हम मैरीटाइम पायलट बोलते हैं। तो अच्छा। इस तरह से बेसिकली आपको अगर वाइड उसका डेफिनेशन चाहिए तो आप ये बोल सकते हैं कि जो लोग हैवी मोटर व्हीकल्स को ऑपरेट करते हैं, ओके। वेरी हैवी मोटर व्हीकल्स को, उनको पायलट कहा जा सकता है। क्योंकि ओके। अगर आप सिर्फ व्हीकल्स की बात करें तो कार्स भी होती हैं, बाइक्स भी होती हैं, ट्रक्स भी होते हैं, कई सारे लोग उन पर भी पायलट लिख लेते हैं। बट आई डोंट थिंक दैट इज अ करेक्ट थिंग। बिकॉज अच्छा। वो लाइट मोटर व्हीकल्स में आते हैं। ओके। और उनका जो ऑपरेट करने वाला जो भी ड्राइवर होता है उसको आप ड्राइवर बोलते हैं बेसिकली। और जी। जो वेरी हैवी मोटर व्हीकल्स आते हैं उनको पायलट कहा जाता है। तो पायलट्स में पायलट। भी और भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। अच्छा। हेलीकॉप्टर पायलट होता है, एरोप्लेन पायलट होता है, देन उसमें भी सब कैटेगरीज होती हैं कि आप कमर्शियल पायलट हैं या प्राइवेट पायलट हैं, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट हैं। तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। वैसे द तो वन जो हु हमारी कल कैन बातचीत चल रही ट्रांसपोर्ट थी, सेफली। जो जो कल बात चल रही थी कि आजकल हमारी उम्र, जो नए नए जो पायलट आ रहे हैं ना, जो बिल्कुल वूं 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 वूं, जो स्टंट तरीके से जो गाड़ी चलाते हैं उनको भी मजाकिया बात में पायलट ही कहा जाता है। अरे भैया पायलट जरा धीरे चला। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये देशी भाषा में मेरे सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को, सभी व्यूवर्स को समझ में आया हो कि ये पायलट का मतलब क्या है। पायलट का मतलब है कि हैवी मोटर व्हीकल्स है। और मेरे ख्याल से जिनकी जो
जो स्पीड से चलने वाले, जो मतलब मैक्सिमम जो स्पीड से चलने वाले जो व्हीकल्स हाँ है ना, तो उनको जो चलाने जो ड्राइवर्स होते हैं उनको हम पायलट, उनके आगे और कुछ जोड़ा जा सकता जी। है कि एयरक्राफ्ट पायलट और ये वो है ना, मरीन हाँ पायलट। वो एग्जैक्टली exactly, जैसे हम लोगों का भी होता है, हम लोग वी आर नॉट ओनली पायलट्स, वी आर एयरलाइन पायलट्स। ओके। मुझे एयर। मैं अपनी कैटेगरी की अगर बात करूं तो मैं एयरलाइन पायलट हूँ। तो ओके। पायलट के अंदर एक सब कैटेगरी है। पायलट के अंदर जैसे जो जहाज चलाते हैं वो मैरीटाइम पायलट्स हो गए, जो मैरिटाइम। लोको चलाता है वो लोको पायलट हो गया, तो लोको। ऐसे करके। बट यूजुअली लोगों को जब पायलट बोला जाता है तो उनको सीधा एक एयरक्राफ्ट पायलट ही समझ में आता है यूजुअली, जब आप सिर्फ राइट। पायलट बोलते हैं पायलट। तो इट इज लाइक दैट। या ओके, थैंक यू सर। ये तो हो गया पायलट की बात। अब बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि जो पायलट का जॉब रोल क्या होता है, क्योंकि ये भी चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितने भी लोग पायलट बनना चाहते हैं, क्या होता है सब लोग ऊपरी ऊपरी तौर पे कि भैया मुझे तो ये बनना है, मुझे तो ये बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे सोल्जर बनना है, तो सोल्जर को जो इज्जत मिलती है तो सबको दिखती है। लेकिन सोल्जर का जो जॉब रोल होता है कि भैया वो ठंडी पहाड़ियों में भी खड़ा होना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि एक पायलट का जॉब रोल क्या होता है। जी जी। हाँ, आप जो भी जॉब करना चाहते हैं, जो भी आप करियर चूज करते हैं, उसके बारे में आपको पहले से एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसका रोल क्या रहेगा, आपको क्या क्या जी। करना पड़ेगा लाइफ में, क्या क्या चीजें होंगी उसमें। तो बेसिकली अगर पायलट के बारे में बात की जाए तो पायलटिंग इज अबाउट बीइंग अ प्रोफेशनल पायलट। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ प्रोफेशनल पायलट रादर बीइंग अ पायलट ओनली। ओके। प्रोफेशनल पायलट का एक जॉब रोल जो होता है उसका ये होता है कि आप उसके जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं एयरक्राफ्ट के, उनको आप सेफली ट्रांसपोर्ट कर सकें फ्रॉम वन अच्छा। प्लेस टू अनदर प्लेस। ये उनका मेन रोल होता है, क्योंकि इन एविएशन सेफ्टी इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। ओके। आप एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, आपने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ के बाद में जब एक बार आप हवा में पहुंचते हैं, वहां आपके पास कोई और हेल्प नहीं है। You are the sole person who can save that aircraft, who can fly that aircraft safely। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी उसके अंदर इंजन फेलियर हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम, प्रेशराइजेशन जैसी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई भी पार्ट उसका खराब हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। और किसी गाड़ी की तरह भी नहीं है कि किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आया, आपने साइड से गाड़ी लगाया और हाँ हाँ। बस इंजीनियर को हेल्प के लिए बुलाया और सही करा लिया। वहां आपके लिए कोई भी नहीं है। सो यू हैव टू बी प्रोफेशनल फॉर दैट, टू डील विद सच प्रॉब्लम्स। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, तो आपको उसको डील करना है, आपको सेफली उस प्लेन को लैंड कराना है, उसके ऑक्यूपेंट्स जो हैं उनको सेफ रखना है। तो ये उसका मेन पर्पज होता है पायलटिंग का। उसके लिए प्रोफेशनल पायलट बनने के लिए हम लोगों को बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बहुत कुछ सिखाया जाता है। सालों साल हम लोगों की ट्रेनिंग होती है। जैसे इनिशियल लेवल पे कमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है, सीपीएल जिसको बोलते हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है। 200 घंटे हम लोगों को फ्लाई करना होता है। उसमें 185 आवर्स सिंगल इंजन, 15 आवर्स मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट पर रहता है, वहां सब कुछ सिखाया जाता है। वो बेसिक आपकी पायलट ट्रेनिंग होती है। एक बार वो खत्म हो जाती है तो आप जैसे एयरलाइंस में आपका सिलेक्शन होता है, या किसी भी और जगह, चाहे चार्टर्ड प्लेन हो, चाहे आपका एयरलाइंस हो, चाहे आपका गवर्नमेंट प्लेन हो, कहीं भी आपका बड़े प्लेन्स पर सिलेक्शन होता है। तो वो सिलेक्शन के बाद में फिर से आपको उस प्लेन पर ट्रेन किया जाता है। आप ओके। जिस भी प्लेन पे जाते हैं उस प्लेन पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको कैसे फ्लाई करना है, उसकी जो कंटिजेंसी प्रोसीजर्स जो होते हैं उनको कैसे आपको फॉलो करना है, वो सब सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट, टू सेफली ट्रांसपोर्ट द occupants of an aircraft from one place to another place. That is the, I think, main job role. ओके। मतलब जो सही बात कह रहे हैं सर आप, कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने कहा कि एक बार जब प्लेन जब हवा में होता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप भी एक ऐसे पर्सन होते हो जो ये सब चीजें पूरे एयरक्राफ्ट को संभालो, और आपकी हेल्प के लिए सिर्फ आपको फोनेटिकली जो है लोग हेल्प कर सकते हैं, मतलब वो जो बात करके ही आपको बता सकते हैं कुछ सोल्यूशन, लेकिन करना जो कुछ भी करना है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को करना है। नहीं सर, बहुत अच्छी बिकॉज बात है उस सर। एक सिचुएशन वाक्य। को हम लोग ही बेस्ट समझ सकते हैं।
बिल्कुल। उस सिचुएशन को हम लोग बेस्ट समझ सकते हैं, हमें उसके बारे में पता है, उसके बारे में हमने स्टडी किया है, एक्सपीरियंस लिया है। तो उस कंडीशन में जो डिसीजन हम ले सकते हैं शायद दूसरे लोग ना ले पाए। ना ले पाए, और बिल्कुल। वहां कोई इंजीनियर भी नहीं होता, कोई नेविगेटर नहीं होता, हम लोगों को ही सारा कुछ करना होता है। बेसिकली दो कैप्टन्स होते हैं, एक कमांडर एक फर्स्ट ऑफिसर होता है। तो जी। दोनों मिलके कोऑर्डिनेटेड डिसीजन लेते हैं, साथ में कैबिन क्रू भी होते हैं। हाँ। तो कैबिन क्रू की भी हम लोगों को कई बार हेल्प की जरूरत पड़ती है, हम उनसे भी मदद लेते हैं, उनका भी डिसीजन क्या है उनसे भी पूछते हैं अगर जरूरत होती है तो इट्स बेसिकली अ कोऑर्डिनेटेड डिसीजन अमंगस्ट द क्रू ऑफ एन एयरक्राफ्ट। सर जो दो लोग होते हैं ना, एक पायलट एक को पायलट, इनका क्या क्या कोऑर्डिनेशन रहता है, मतलब क्या करता है, एक व्यक्ति से चला रहा है तो क्या दूसरा व्यक्ति स्पीड बढ़ाता है या क्या करता है, मतलब थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली दो पायलट्स का होना सबसे बड़ा रीजन तो उनका होने का ये है कि बाय चांस अगर ऐसा हो जाता है कि अगर एक पायलट को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, वो फेंट हो जाता है या बीमार पड़ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है उसको, सिकनेस हो जाती है कोई भी, तो एटलीस्ट कॉकपिट विदाउट मैन ना हो जाए। क्योंकि उस वो एक बार सिक हो गया तो फिर अब प्लेन को कौन उड़ाएगा। तो मेनली इसके लिए सबसे बड़ा रीजन यही है दो लोगों के होने का कि अगर एक पर्सन को कुछ हो जाता है तो दूसरा संभाल सके। बट जैसा कि आपने पूछा कि दोनों साथ में बैठे होते हैं तो दोनों कैसे फ्लाई करते हैं, तो दोनों को फ्लाई करने का तरीका ये होता है कि हम लोग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हम लोगों की, एक एयरलाइन का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाता है, एसओपी जिसे बोलते हैं। तो हम लोगों का बेसिकली होता है हम डेली अलग अलग पायलट्स के साथ फ्लाई करते हैं। आज मैं किसी और पायलट के साथ फ्लाई कर रहा हूँ, कल किसी और के साथ फ्लाई करूंगा। तो हम लोगों को नहीं पता कि ये जो बंदा है वो कैसे फ्लाई करता है या दूसरा कैसे फ्लाई करता है। तो उसके लिए एयरलाइन एक एसओपी बनाती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हम लोगों को उस एसओपी को फॉलो करते हुए फ्लाई करना होता है। अच्छा। तो एक होता है पायलट फ्लाइंग, एक होता है पायलट नॉट फ्लाइंग। ओके। तो जैसे आज मैं दुबई गया और दुबई से वापस आज ही आना है मुझे, तो क्या करेंगे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ओके एक सेक्टर फ्रॉम इंडिया टू दुबई विल बी फ्लोन बाय वन पायलट। तो कमांडर ने फ्लाई किया हो तो ही विल बी पायलट फ्लाइंग फॉर दैट सेक्टर, आई विल असिस्ट हिम। ओके। तो जैसे भी चेकलिस्ट पढ़ना होता है और भी कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कंट्रोल्स ऑपरेट करने के अलावा बाकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो पायलट नॉट फ्लाइंग करता है उसमें। तो बेसिकली मेरा काम रहेगा टू मॉनिटर द पायलट फ्लाइंग, टू मॉनिटर द इंस्ट्रूमेंट्स, टू डू एनी अदर जॉब दैट द पायलट फ्लाइंग रिक्वायर्स। फिर एक तरफ उन्होंने फ्लाई किया, रिटर्न सेक्टर में आई विल फ्लाई, सो आई विल बी पायलट फ्लाइंग, ही विल बी पायलट नॉट फ्लाइंग, सो ही विल डू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई डिड इन द फर्स्ट सेक्टर। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन करके फ्लाई करते हैं एसओपी के अकॉर्डिंग। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हैंडल करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं हैंडल करता हूँ। इट डिपेंड्स लाइक। मतलब समझ गया मतलब जैसे यदि हम दो लोग यदि गाड़ी में बैठे, जैसे रेसेस में जो होता है कि एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा होता है, दूसरा उसको जो थोड़ी बहुत जो उसको जैसे असिस्ट करते रहता है कि यदि उसको कोई चीज की जरूरत है या कुछ कम्युनिकेशन करना है उनको तो उसको किसी भी चीज की जरूरत है, उसने बोला मुझे फ्लैप चाहिए, फ्लैप इतना सेलेक्ट करो या स्पीड इतनी करनी है या जो भी चीज उनको चाहिए, कोई भी मोड चाहिए, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम का कोई भी अगर मोड चाहिए, एफएमसी फिलअप करना है या कोई कॉल देना है, एटीसी से बात करना है, एटीसी से बात करने का काम भी पायलट नॉट फ्लाइंग का होता है। तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो पायलट नॉट फ्लाइंग भी करता है। तो इट्स बेसिकली अ कोऑर्डिनेटेड। या ओके ओके। मुझे बहुत अच्छी सर आपने, मतलब ये मेरे मन की एक बच्चे की क्वेरी थी जो पूछना मैं चाह रहा था। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए दोनों मिलके करते हैं काम। तो बिल्कुल, तो अब हमारे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये हमने भी तो जान लिया कि पायलट का मतलब क्या होता है, पायलट की जॉब रोल क्या होती है, और एक पायलट और को पायलट का जॉब क्या होता है, जैसे फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग पायलट का जॉब क्या होता है। ऐसी ये माइनर इन्फॉर्मेशन से तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जानते हैं, तो आज आपके माध्यम से उनको जानने मिला है। सो कप्तान साहब, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहता हूं कि बेसिकली अब ये पायलट बनते कैसे,
क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, कौन कौन से एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। पायलट बनने के लिए आपका सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका 10+2 विद मैथमेटिक्स होना चाहिए। दैट इज द ओके। बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास 10+2 में मैथमेटिक्स नहीं है देन यू कांट अप्लाई फॉर अ पायलट। उसके बाद में आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है, रायबरेली में है। वो उसका एग्जाम होता है, आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, वो एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम। आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है। रिटन के बाद में दे कॉल यू फॉर द पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, दे कॉल यू फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। ये सब होता है, वो सिलेक्शन प्रोसीजर उनका होता है। वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद देन दे कम आउट विद अ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो यू आर सेलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं करना है तो इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो पायलट ट्रेनिंग कराते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आप उनमें डायरेक्टली भी अप्लाई करके और यू कैन स्टार्ट योर पायलट ट्रेनिंग। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देने ही है, बट जो बहुत ही अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मैंने इग्रुआ के बारे में बात की, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, तो उनमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और उनके पास सीट्स लिमिटेड होती हैं। तो उस केस में वो आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इसलिए बाकी कुछ जगह जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करते, तो जो लोग आते हैं उनको डायरेक्टली वो लोग ट्रेनिंग करा देते हैं। जी। उसके अलावा और दूसरा ऑप्शन आपका होता है कि आप अब्रॉड जाके भी फ्लाइंग कर सकते हैं। विदेशों में भी कई सारे पायलट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां जाके भी आप फ्लाई कर सकते हैं। और जब एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है ट्रेनिंग के लिए तो सबसे पहले आपका मेडिकल होता है। क्लास 1 मेडिकल, क्लास 2, क्लास 1, दो तरह के मेडिकल होते हैं। वो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होता है। आपका जब फिटनेस टेस्ट हो जाता है एंड यू आर डिक्लेयर्ड फिट, उसके बाद में यू कैन स्टार्ट योर पायलट ट्रेनिंग। तो ये बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था ये कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए था। इसी में एक और आता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस होता है, वो थोड़ा सा इससे आप कह सकते हैं कि लोअर कैटेगरी में आता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस। उसका रिक्वायरमेंट थोड़ा कम है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा है। उसके अलावा अगर आपको बनना है पायलट तो सिर्फ कमर्शियल पायलट लाइसेंस नहीं होता, आप फाइटर पायलट भी बन सकते हैं। जो एयरफोर्स होती है हमारी उसमें फाइटर पायलट बनते हैं। तो जैसे मैंने भी ट्राई किया था, फाइटर पायलट बनने के लिए आपको एनडीए का एग्जाम देना होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। उसमें भी सेम चीज होती है, आपका रिटन एग्जाम होता है, आप रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं, देन दे कॉल यू फॉर एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन। 12th के बाद होता है? ये भी 12th के बाद होता है। मैथमेटिक्स चाहिए? ये भी बहुत, इसके लिए भी मैथमेटिक्स चाहिए। तो एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, आप वहां एग्जाम देते हैं। आपका रिटन में सिलेक्शन होने के बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए बुलाते हैं। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज बेसिकली एन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। एक बोर्ड होता है उनका जहां वो लोग बुलाते हैं आपको, वहां आपको 5 से 6 दिन तक रखते हैं और आपकी 6 दिन तक टेस्टिंग चलती है। वहां कई तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट वो लोग लेते हैं आपके, इंटरव्यूज, फिजिकल टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड ऑल, ये सब होता है आपका। उसमें आप जब पास हो जाते हैं देन दे कम आउट विद अ मेरिट लिस्ट, उसमें सिलेक्शन हो जाता है, देन यू कैन गो फॉर द पायलट फाइटर पायलट आल्सो। ओके। तो एक वो भी ऑप्शन है आपके पास। हेलीकॉप्टर पायलट का भी ऑप्शन होता है, वो थोड़ा इंडिया में लिमिटेड है हेलीकॉप्टर पायलट के लिए, बट उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ओके। तो सर मैं इसमें आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि 12th के बाद में आप इसमें कर सकते हैं, मतलब आफ्टर 12th आपका मैथमेटिक्स स्ट्रीम होना चाहिए, तो क्या अदर स्ट्रीम वाले इस फील्ड में नहीं जा सकते, जैसे बायोलॉजी वाले, कॉमर्स वाले, ये सब उनके लिए कोई वो नहीं है? बायोलॉजी कॉमर्स वाले से तभी जा सकते हैं अगर उनके पास एडिशनल में मैथमेटिक्स भी है। अच्छा। अगर मैथमेटिक्स नहीं रहा है उनके पास 10+2 में, देन दे कांट गो। ओके। और सर ये तो हो गई कि जो जिन्होंने 12th कर लिया है, लेकिन क्या कॉलेज करने के, जैसे
हु आर विलिंग टू बिकम अ पायलट, और यदि वो उन्होंने कॉलेज कर लिया है सपोज, है ना, तो जैसे ग्रेजुएशन कर लिया है मैथमेटिक्स से, सबका जैसे किसी का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो उसने उसमें ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन के बाद भी पायलट की कोर्सेज करने की संभावना है? कोई एज लिमिट है इसमें एडमिशन की नहीं नहीं, क्राइटेरिया में? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लिमिट, आई थिंक देयर इज नो एज लिमिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ग्रेजुएशन के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट द बेसिक रिक्वायरमेंट रिमेन्स द सेम, कि आपको Okay. 10+2 में मैथमेटिक्स होना ही चाहिए। अगर Okay. वो नहीं है तो उसके बिना आप नहीं कर सकते। एज इज नॉट अ फैक्टर। आप 30, 35, 40 पे भी कर सकते हैं ट्रेनिंग, Okay. दैट इज नॉट द फैक्टर। बहुत अच्छी बात। तो मतलब बेसिकली जैसे अदर जो एजुकेशन जो होता है, कोई इंजीनियर बनता है तो कोई डॉक्टर बनता है, तो जो अलग अलग जो फील्ड्स में जाते हैं आफ्टर 12th, है ना, तो जो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो भी एक करियर के तौर पे रादर देन डूइंग इंजीनियरिंग एंड अदर थिंग्स, यदि वो करना चाहे तो, है ना, इंजीनियरिंग करने के अलावा यदि वो पायलट बनना चाहे तो वो भी एग्जामिनेशन दे करके पायलट बन सकते हैं। बिल्कुल। तो सर इसमें आपने बताया कि एक तो दिल्ली में इंदिरा गांधी, जो इंदिरा गांधी, नॉट दिल्ली, रायबरेली, 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 हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी क्या नाम है, राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ये गवर्नमेंट का हो गया। तो इसके लिए जी क्या किस कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, कब इसके लिए फॉर्म्स निकलते हैं? ये तो क्योंकि सर ये सेंट्रल के लिए हो गया, स्टेट के लिए हो गया, तो स्टेट में भी होंगे एविएशन के, हाँ, स्टेट तो में इसके भी लिए है कुछ। एग्जामिनेशन कौन सा होता है? जैसे स्टेट के लिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स कराती हैं एग्जाम, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कराती हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है। जी। बाकी जैसे अपने मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब है, ओके। एमपीएफसी, जो ओके। भोपाल और इंदौर में आपकी फ्लाइंग कराता है। कई सारे और स्टेट में भी हैं, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी एक ही जगह से करें। कुछ प्राइवेट भी हैं, प्राइवेट्स में भी कुछ अच्छे नाम हैं, जैसे चाइम्स एविएशन एकेडमी है, जो अपने मध्य प्रदेश में धाना में है। धाना ओके। करके एक जगह है, वहां है, वो भी अच्छा है। एक नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जो महाराष्ट्र में गोंडिया में है, उसका भी नाम काफी अच्छा है। तो आप वहां से भी कर सकते हैं। कई सारे लोग विदेशों से करके आते हैं, कोई न्यूजीलैंड से, कोई यूएस से, तो ओके। बहुत सारे ऑप्शन हैं। नहीं तो सर किसी इसमें को जैसे कोई ऑप्शन बेसिकली, सुटेबल होता है, किसी को कोई और। अच्छा अच्छा सर, इसमें दो चीजें होती है ना, कि जैसे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कम पैसा लगता है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा लगता है। सो जैसे मेरा सवाल ये था कि जैसे अभी आजकल यदि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको JEE देना, एग्जाम देना पड़ता है। तो वही मैं एग्जामिनेशन का नाम पूछना चाह रहा था कि ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम से एग्जाम होता है, नाम, या किस प्रकार सर्च करेंगे? पर्टिकुलर नाम, ओके, पर्टिकुलर नाम, आप अगर एग्रुआ की बात करें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, तो वो खुद अपने नाम से एग्जाम कंडक्ट करती है। कब होते हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के नाम से साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करते हैं वो लोग। ओके। तो आपको उसके नोटिफिकेशन के लिए आपको उनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। अच्छा वेबसाइट पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट एग्जाम कब है। अच्छा अच्छा। तो उसका डेट मुझे फिक्स तो नहीं पता है कि कब होता है, लेकिन साल में 2 बार वो लोग कंडक्ट साल करते हैं। में दो। कभी कभी 1 बार भी करते हैं, कभी कभी 2 बार भी करते हैं। तो मतलब बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो उनको हमको पहले सर्च करना पड़ेगा, है ना, कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है, फिर उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर जी के, और फिर वहां से हमको जानकारी मिलेगी कब वो जो है जी। एग्जामिनेशन करवाते तो आप जो भी वैलिड इंस्टीट्यूशंस हैं उनका, आप डीजीसीए की वेबसाइट होती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वहां से भी आप पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन से फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस सर्टिफाइड है बाय डीजीसीए। तो वो भी आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। हैं। उसमें DGCA। जाके फिर आप डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ओके। अच्छा, मतलब ये ये एक AICTC जो रेगुलेटरी होता है अथॉरिटी है। अपना, उसके हिसाब से होता होगा। जैसे जो इंजीनियरिंग कॉलेज को जो अथॉरिटी देता है, वैसे ये एविएशन अकेडमीज को अथॉरिटी देता होगा। करेक्ट करेक्ट। डीजीसीए रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में एविएशन की। अच्छा, एविएशन। जो भी एविएशन सेक्टर है वो पूरा डीजीसीए रेगुलेट करता है उसको। ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी कि इस वेबसाइट के ऊपर आप जाइए, यहाँ से आप लिस्ट निकालिए और फिर उनके पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहां से डेट वगैरह देख करके आप फॉर्म करेक्ट, फिलअप कर। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी तो मच आप नीलांचल जी।
मैं एक बार फिर थैंक से यू। जो हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे साथ में विशाल भद्रे जी भी जुड़ गए हैं, जिनके माध्यम से आज आपसे मुलाकात हो रही है। तो थैंक यू विशाल भाई। विशाल भद्रे जी को नमस्कार। नमस्कार, और वी आर प्राउड ऑफ हिम। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं विशाल जी भी अभी, है ना। तो मैं हमारे फिर से दर्शकों को बता देता हूँ कि आज हमारी जो बात हो रही है वो, हम आज हमारा जो करियर मार्गदर्शन कर रहे हैं नीलांचल गुप्ता जी, कैप्टन नीलांचल गुप्ता जी, जो कि को पायलट हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस में। और आज हम इनसे बात कर रहे हैं कि एक पायलट कैसे बनते हैं। सो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को भी आप जोड़िए इस लाइव सेशन के साथ में, क्योंकि आप यदि कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आज सीधे नीलांचल जी से आपको बात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सो नीलांचल जी, हम बिल्कुल बढ़ते हैं बिल्कुल। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, कि अब यहाँ तक की तो जर्नी पूरी होगी कि आपने, अच्छा कितने साल का कोर्स होता है सर ये, 4 साल? इसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है, ना ही अच्छा 4 साल ना 2 साल। इसमें फिक्स फ्लाइंग आवर्स होते हैं। जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस आप करते हैं इसमें 200 घंटे का फ्लाइंग करना होता है आपको। तो पहले अच्छा। ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आप उनके बारे में सीखते हैं ग्राउंड पे, थ्योरेटिकल ओके। क्लासेस। उसके बाद आपकी फ्लाइंग होती है, तो 200 घंटे की फ्लाइंग आपको कंप्लीट करना होता है। तो वो कई लोग 1.5 साल में भी कंप्लीट कर लेते हैं, कई लोग 4-4 साल में भी कंप्लीट करते हैं। तो अच्छा उसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर लाइक आप एग्जाम्स कब क्लियर करते हैं। कई लोगों को अच्छा। एग्जाम्स क्लियर करने में बहुत टाइम लग जाता है, कई लोग इमीडिएटली क्लियर कर लेते हैं, कई लोग फ्लाइंग में बहुत टाइम लगाते हैं, उनका परफॉर्मेंस उतना ठीक नहीं रह पाता तो उनको ज्यादा टाइम लगता है। कई लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है तो दे कंटिन्यूअसली कीप डूइंग द फ्लाइंग एंड फिनिश इट ऑफ एज सुन एज पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि रेंजिंग फ्रॉम 1.5 year to 4 years, ओके। 1.5 से 4 साल के बीच में आपको लग सकता है ट्रेनिंग। नहीं नहीं, बहुत अच्छी, जी। बहुत अच्छी चीज। अच्छा, इसमें जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इसमें प्रिपरेशन कैसे करते हैं सब, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर कोई बुक्स आती है, कोई सिलेबस होता है? जैसे कोई बच्चा यदि प्रिपरेशन करना चाहता है तो मैं चाहता हूँ उसको गाइड करें कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करें। मुझे लगता है कि इसके प्रिपरेशन के लिए ऐसा कोई स्पेशल कुछ है नहीं, बट आपको, आप जैसे 10+2 में आपने जो भी पढ़ा है उसकी आपको अच्छी नॉलेज होना चाहिए। जी। उसके अलावा आपका थोड़ा इंग्लिश पे अच्छा कमांड होना चाहिए, ओके। इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है। आपको जनरल नॉलेज की नॉलेज होना चाहिए, जीके अच्छा होना चाहिए आपका। बाकी आपको ये लोग और भी कई सारी चीजों से किसी भी फील्ड से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, जैसे हिंदी अच्छा। से भी पूछ सकते हैं कुछ चीजें, कुछ अच्छा। क्वेश्चंस। कुछ चीजें आपका एप्टीट्यूड से रिलेटेड पूछ सकते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो ओके। बेसिकली इसका एरिया बहुत वास्ट है। तो ओके। और मुझे नहीं लगता कि कोई पायलट ट्रेनिंग में एंट्रेंस के लिए कोई एकेडमी वगैरह अगर है तो मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में, कि अच्छा। अगर कोई कराता है प्रिपरेशन। अदरवाइज सेल्फ स्टडी किया जा सकता है, बट मैं ये रेकमेंड कर सकता हूँ जो मैंने किया था। मैंने एनडीए के लिए प्रिपरेशन किया, तो एनडीए का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम था। ओके। तो मुझे वो प्रिपरेशन बहुत काम आई। तो मैं भी अगर कोई पूछेगा तो शायद यही रेकमेंड करूंगा कि आप एनडीए के लिए प्रिपरेशन अगर करते हो तो आपकी इस चीज के लिए प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। एक हमारे बीच में दर्शक ने क्वेश्चन पूछे, कौन से एग्जाम के बारे में बता रहे हैं सर आप? सर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, हम बात करें हाउ टू बिकम अ पायलट, और जो पायलट बनने के लिए जो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, ऑल ओवर इंडिया, तो उसके बारे में नीलांचल जी बता रहे हैं कि आप कौन से सिलेबस आप प्रेफर कर सकते हैं, किस तरीके से आप तैयारी कर जी। सकते हैं। तो जी, तो नीलांचल जी, इसमें जो आपने एनडी की जो प्रिपरेशन करी, तो उसके हिसाब से ही आपने फिर उसमें एग्जाम जो दिए उसमें आपको उसका फायदा मिला। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी जो तो कोई, प्रिपरेशन मैंने की थी उसी का पूरा फायदा मुझे इधर मिला। अच्छा सर, कोई पर्टिकुलर एनडीए बुक में आप मेरा प्रेफर करना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ रेफरेंस तो नहीं है। मतलब 10 12 का ही मैं पढ़ते तो रहो? हाँ, आप यही पढ़ते रहो। इसके अलावा आप बेसिक आपका फिजिकल ठीक होना चाहिए, अच्छा। फिजिकल कंडीशन आपका, आप फिट होने चाहिए, मेडिकल कंडीशन आपकी ठीक होनी चाहिए, इंग्लिश पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, आपका स्पीकिंग अच्छा होना चाहिए, ओके। और आई थिंक दैट्स इट। ये सब चीजें, आप थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज वगैरह का भी रिक्वायरमेंट है आपको।
बेसिकली ये पता होना चाहिए दुनिया में चल क्या रहा है, क्या नहीं चल रहा है, चीजें हो रही हैं कहाँ, क्यों, कैसे हो रही हैं। तो वो जनरल नॉलेज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी कोई स्पेशल बुक नहीं है। कुछ लोग अगर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराते हो तो वो मुझे उसकी जानकारी है नहीं कि कौन कराता है, क्योंकि मैंने नहीं की ऐसा किसी के यहाँ जाके प्रिपरेशन नहीं की, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। अरे सर मैं क्या करूँ, आपको पता है कि 11 से 12 मेरा लाइव चलता है, फिर भी दे फोन दे फोन दे फोन दे फोन। भैया प्लीज फोन मत करो यार, अभी मैं बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया था सर बीच में, मोहित गोयल जी का। वो पूछना चाह रहे थे कि परसेंटेज के बारे में शायद पूछना चाह रहे थे, शायद उनका छोटा सा क्वेश्चन था कि परसेंटेज कौन से लगते हैं, मतलब क्या 10-12 में कोई पर्टिकुलर परसेंटेज है क्या, ऐसा पढ़ा था मैंने इस क्वेश्चन को। आई थिंक या यू शुड हैव एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन। जी हाँ, तो एग्रुआ के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए पीसीएम में, देन ओनली यू कैन सिट फॉर द एग्जाम। तो 10th के भी I मतलब उसमें मैटर करते हैं, सिर्फ 12th में? नो नो, 10th का मैटर नहीं करता, 10+2। 12th। या चलिए बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और मैं माफी चाहूंगा थोड़े इंटरप्शन के लिए कि बीच में कॉल आ नहीं, गया कोई था। बात नहीं, कोई बात। सर यही आप लोग का सहयोग है, वरना लोग चिढ़ जाते हैं इन सब चीजों से। क्या शो है आपका, इससे डिस्टर्बेंस आते रहते हैं। सर ये तो सर बहुत अच्छी आपने जानकारी दी नीलांचल की। इसके बाद में मैं आपसे जानना चाहता, पढ़ाई भी हो गई, अब सब कुछ हो गया है ना, अब जो है जॉब अपॉर्चुनिटी की जो बात आती है, सपोज आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपने इसका डिग्री होता होगा शायद ना, डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स जो भी लाइसेंस होता है। नहीं, लाइसेंस होता है। ओके, तो आपको लाइसेंस मिल गया, आप एक सपोज यदि हम एक कॉमर्शियल पायलट का एग्जांपल लेके चले आपका, है ना, तो आप एक कॉमर्शियल पायलट बन गए। अब आपके सामने किन किन प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है? मैं 3 सेक्टर्स की बात करूंगा, सपोज गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, और एक यदि कहीं दोनों में आपको जॉब नहीं मिलती है तो एक बिजनेस या एंटरप्रेन्योर के रूप में आप क्या कर सकते हैं? इन 3 चीजों के बारे में आप बताइए। हाँ, इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे आप सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है आप किसी भी एयरलाइन में फ्लाई करें। Okay. कोई भी एयरलाइन में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो शेड्यूल्ड एयरलाइंस होती हैं तो उसमें आप कमर्शियल पायलट के रूप में जॉब कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका होता है कि अगर आपको एयरलाइंस में नहीं मिलता है जॉब तो आप किसी भी चार्टर्ड एयरलाइन जो होती है, चार्टर प्लेन्स जो होते हैं, वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां आपको जॉब मिल सकता है। उसका भी अगर ऑप्शन नहीं है तो यू कैन गो फॉर दी गवर्नमेंट प्लेन्स होते हैं कई सारे, जो स्टेट गवर्नमेंट के प्लेन्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लेन्स होते हैं, जो वीआईपीज को फ्लाई करते हैं यूजुअली, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका वहां सिलेक्शन हो जाता है तो। अदरवाइज कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी महारत्न कंपनी है इंडिया की, उसके पास उनका स्पेशल प्लेन है कोई, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं वहां अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। अदरवाइज अगर ये सब में से कुछ भी नहीं होता है तो आप जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहां भी एज ए इंस्ट्रक्टर जॉब कर सकते हैं। Okay. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में भी वो भी नहीं है तो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर अगर नहीं है तो आप ग्राउंड इंस्ट्रक्टर का जॉब कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप करना चाहें तो। बट मुझे लगता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी शेड्यूल्ड एयरलाइन में ही फ्लाई करना होता है। अगर ये आपको क्या मिलता होता है है तो शेड्यूल्ड आपके लिए एयरलाइन का बेस्ट मतलब है। बताएं थोड़ा। शेड्यूल्ड एयरलाइंस मीन्स जैसे एयर इंडिया है, जेट एयरवेज है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, ये सब शेड्यूल्ड एयरलाइंस है। ये शेड्यूल, इनका एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के बेसिस पर डेली फ्लाई करते हैं कि दिल्ली टू मुंबई आपको डेली 5 फ्लाइट्स ऑपरेट करना है, या ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपको ऑपरेट करना है। तो इनका शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो मतलब दो जो तरह पुराने की हैं एयरलाइंस जिनकी होती पहले हैं। से जो टाइमिंग बंदी हुई है, रेगुलरली जो फ्लाइट चल रही है, उनको हम शेड्यूल एयरलाइन समझ लो। हाँ, आप कह सकते हो, जैसे ट्रेन्स होती हैं, शेड्यूल्ड होती हैं। राइट, हाँ। ठीक है, उनका पहले से एक शेड्यूल होता है कि ये डे में ये ट्रेन ऑपरेट करेगी, जी। तो वो शेड्यूल्ड एयरलाइंस होती हैं। नॉन शेड्यूल्ड एयरलाइंस वो होती हैं जिनका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहता कि किस डे में कौन से दिन या किस टाइम पे फ्लाई करेंगे वो लोग।
उन लोगों को जब फ्लाई करना होता है तो करते हैं, नहीं करना होता तो नहीं करते। ओके। तो जो रेगुलर फ्लाइट्स होते हैं उनको शेड्यूल्ड फ्लाइट्स बोलते हैं। तो मतलब सबसे अच्छी जो जॉब है शेड्यूल्ड एयरलाइंस में है, शेड्यूल्ड फ्लाइट्स में। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। अदरवाइज अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। किसी को गवर्नमेंट का जो वीआईपी प्लेन्स होते हैं उनको फ्लाई करने करने का लगता है कि वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो सभी लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। जिसकी अपनी जैसी बट सोच वैसा उसको इन दी काम। इन दी एंड आई थिंक द व्हाट मैटर्स इज द मनी। या ज्यादातर लोग जिसको जहां सबसे ज्यादा पैसा मिलता है उसको लगता है कि वही बेस्ट है। जी सर, लेकिन जो है तो अपने जॉब के प्रति बट अपना इंटरेस्ट जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे ख्याल से। वो तो ऑब्वियसली है ही। आपको एंथुजियाज्म होना चाहिए उसके लिए। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मजा आ रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पैसा तो बहुत मिल रहा है लेकिन आपको जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो आपको चाहे थोड़ा कम पैसा मिले लेकिन अगर आपको लाइफ में रिलैक्स है, आपका आ, दिमाग ठीक से रहता है, आपको मजा आ रहा है उस चीज को करने में, तो आई थिंक दैट इज अ बेटर ऑप्शन। इम्पोर्टेंट। तो सर आपने जो नांचल जी आपने जो बताया कि इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी, तो आपने सबसे पहले बताया कि जो एयरलाइंस है, एयरलाइंस इन द सेंस जैसे जेट एयरवेज, एयर इंडिया, है ना, और जो है और भी जो इंडिगो वगैरह जो है ना, ये आपकी एयरलाइंस होगी, शेड्यूल्ड एयरलाइंस हो गई, है ना। इसके जी बाद में आपने पता कि चार्टेड जो एयरलाइंस उसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। जी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ चार्टेड एयरलाइंस क्या होती चार्टर्ड एयरलाइंस ऐसी होती हैं जब आप जिनको स्पेशली बुक करते हैं। है? अच्छा। एक कोई एयरलाइन है जिसके पास कुछ प्लेन्स हैं, ओके। आपको कहीं जाना है, आपने स्पेशली उसकी बुकिंग की कि मुझे इस डेट में वहां जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कहीं भी जाना है या किसी और कंट्री में जाना है, तो इसके लिए आपने स्पेशली बुकिंग की है उसकी, तो वो चार्टर्ड सर्विसेज में आता है। वो शेड्यूल बेसिस पे फ्लाई नहीं करते, वो डेली फ्लाई नहीं करते उस प्लेन को। जब भी कोई वीआईपी या कोई भी बिजनेसमैन या किसी को भी रिक्वायरमेंट होती है वो बुकिंग करता है और लेके जाता है उस प्लेन को। तो वो चार्टर्ड प्लेन्स होते हैं। मतलब एक टैक्सी या एक जैसे हम बस बुक करते हैं, जैसे कहीं शादी में जाना है, तो जैसे यदि यहाँ से हमको पेरिस जाना है जी शादी में बारात लेकर के, तो हम एक चार्टर्ड प्लेन बुक करेंगे। जैसे चार्टर्ड बस होती है वैसे बिल्कुल चार्टर्ड बिल्कुल प्लेन बुक बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। आप चार्टर प्लेन बुक करके जा सकते हैं। जैसे अपने यहाँ कई सारे वीआईपीज होते हैं इंडिया में, कई सारे बिजनेसमैन होते हैं, किसी मीटिंग के लिए जाते हैं तो वो चार्टर प्लेन बुक करके जाते हैं। उनका पूरा डेलीगेशन जाता है, 8 लोग जा रहे हैं। कोई वीआईपी है, कोई मिनिस्टर है इंडिया में, उसके जी। साथ में 8 लोग जा रहे हैं किसी मीटिंग के लिए। तो वो क्या करेंगे, एक चार्टर प्लेन बुक करेंगे, सारे लोग उसमें बैठ के और चले जाएंगे। हम्म, हम्म, तो अ, उनका टाइमिंग ऑड रहता है, शेड्यूल्ड एयरलाइन से मैच नहीं कर रहा है, या वो किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ शेड्यूल्ड एयरलाइन ऑपरेट नहीं करती है, तो उनके लिए वो बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो जाके सीधा उस प्लेन से जाएंगे, वहां मीटिंग खत्म करके तुरंत वापस आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, चलिए बहुत अच्छा, ये दो चीज के बारे ही में चाह रहा था। और सर जो आपने गवर्नमेंट के बारे में जो बताया कि गवर्नमेंट में जैसे एयर इंडिया जो है वो क्या गवर्नमेंट की एयरलाइन है या प्राइवेट है? जी नहीं नहीं, गवर्नमेंट एयरलाइन। अच्छा, ये गवर्नमेंट, आप जिसमें जॉब करते हो गवर्नमेंट एयरलाइन, मतलब बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल। जॉब वाले हैं आप? ये इट्स बेसिकली अ पीएसयू। पीएसयू है, इट्स नॉट कंप्लीटली गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनियन है। अच्छा अच्छा। तो चलिए। हम्म, तो जैसे अब ये आपका जो हो गई। महारत्न। जी। हाँ हाँ। जी। महारत्न कंपनीज वगैरह जिस तरह से पीएसयूज होते हैं, वैसे ही एयर इंडिया भी एक पीएसयू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एयर इंडिया भी पीएसयू है। ओके। सो पीएसयू के बारे में तो हम बाद में जानकारी करेंगे। सिर्फ आप एक समझ लो कि एक गवर्नमेंट इंडिया का ही एक उपक्रम होता है पीएसयू, है ना, जो हमारे दर्शक देखते हैं बिल्कुल उनके लिए, बिल्कुल। क्योंकि उनके लिए हार्ड वर्ड पकड़ना मुश्किल होता है। सो जरा टेंशन है ना पीएसयू को लेकर के। तो सर अब ये जो अगर एयर इंडिया में मिल गई, फिर आपने बताया कि जो महारत्न कंपनियां होती है गवर्नमेंट की, उसके जो प्राइवेट जो प्लेन्स होते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, तो वहां पे भी आप एक पायलट के रूप में आप काम कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर हो गया एक तरीके से। आप कह सकते हैं, बट आपकी जॉब शायद प्योरली गवर्नमेंट ना हो उसमें, अच्छा अच्छा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं आपको। जो भी अच्छा।
कुछ महारत्न कंपनीज के पास में उनके स्पेशल प्राइवेट प्लेन्स हैं, तो जी। उनमें वो लोग आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं देते हैं, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते अच्छा अच्छा अच्छा। हैं कि आपको 2 साल के लिए ले लिया या 4 साल के लिए ले लिया, उसके बाद एक्सटेंडेबल भी होता है वो, बट इट इज नॉट प्योरली गवर्नमेंट। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक जो पायलट है उसका जो जॉब है वो फुल्ली प्रोफेशनल ही है। ही हैज टू बी R&D करते रहना पड़ेगा कि भैया आपको जैसे जैसे एक प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब होता है, ये कंपनी छोड़ी वाली कंपनी पकड़ी, वाली कंपनी छोड़ी वाली कंपनी पकड़ी, इस तरीके से ही जो है लाइफ चलती रहती है। एम आई राइट? आप ऐसा कर सकते हैं, बट इतना स्विच करना आसान नहीं होता। जैसे आपका आईटी के जॉब्स होते हैं, आईटी के जॉब्स में लोग बाग बहुत इजीली स्विच ओवर करते हैं। एक कंपनी छोड़ा, 6 महीने बाद दूसरा कंपनी छोड़ा, कोई और जी कंपनी ज्वाइन कर लिया। हमारे यहाँ इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि पहली बात तो होती है कि आप किस प्लेन पर फ्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं फ्लाई करता हूँ बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट है, तो आप उस एयरक्राफ्ट पर ट्रेंड हैं। आप अगर आपको कंपनी स्विच करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसी ऐसी कंपनी में जाएं जिसके पास वो प्लेन हो। तो आपको उसके लिए अलग से ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज किसी और कंपनी के पास जिसके पास वो प्लेन नहीं है, तो आपको उसके लिए अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा रीजन तो ये होता है। दूसरी बात, एयरलाइंस कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो जब आपको लेती हैं, आपका रिक्रूटमेंट करते हैं, तब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम आपको मिनिमम 5 इयर्स के लिए आपको हमारे साथ फ्लाई करना पड़ेगा, या मिनिमम 2 इयर्स के लिए फ्लाई करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो आपको करीब 6 महीने पहले बताना होता है उसमें कि मुझे ये एयरलाइन छोड़ के कहीं और जॉब करना है, तो वो 6 महीने का नोटिस पीरियड भी आपको सर्व करना होता है। तो इतना आसान नहीं होता स्विच ओवर करना। करते हैं लोग, बट दैट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं नहीं, अच्छी बात है। नहीं, मैं स्विच ओवर की बात नहीं कर रहा था पायलट साहब, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था आपसे कि भैया कोई अनस्टेबिलिटी वाली सब चीज नहीं है ना, कि पता चला नौकरी के हम, क्योंकि अधिकतर हमारी सोच यही होती है जितने भी लोग हैं हमारे भारत देश के, कि भैया एक नौकरी चाहिए, सुकून से करेंगे, है ना, पायलट बन गए, एक ही एयरलाइन मिल जाए, उसी में चलाते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल 100% तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये जरूरी भी नहीं होता कि हर किसी को जॉब मिल भी जाए। Okay. कई सारे लोग पायलट ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी, इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी, उन लोगों को जॉब नहीं मिलता है, या मिलता भी है तो बहुत सालों बाद मिलता है। किसी को 5 साल बाद, किसी को 10 साल बाद, कुछ लोगों को इमीडिएटली भी मिल जाता है। तो ये तो बिल्कुल सोच के नहीं चल सकते कि आपने ट्रेनिंग कर लिया तो आपको जॉब मिल ही जाएगी और आपकी जिंदगी सुकून से चलेगी, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा तो नहीं सोच सकते। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग करने के बाद भी जॉब के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जॉब लगने के बाद भी आपको डेली जॉब रूटीन के लिए, आपको प्रोफेशनल रहने के लिए आपको चीजें पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरली उसमें ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जॉब के साथ साथ भी ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट वेरी इजी टास्क कि एक बार जॉब लग गई तो सुकून सुकून की जिंदगी हो गई, ऐसा नहीं। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी भैया। तो प्लीज हमारे जो जितने व्यूवर्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार पायलट बन गए, ट्रेनिंग कर ली तो जॉब इज सिक्योर। यू हैव टू डू द मेहनत, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी काबिलियत के अनुसार आपको जॉब हासिल करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच बिल्कुल। नीलांचल जी, आपने जानकारी दी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और फिर से मैं एक बार, हम क्योंकि हमारे साथ में बार बार नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, बिल्कुल आपके सवालों को, यदि आप इस एपिसोड को पीछे जाकर देखेंगे, आगे थोड़ा तो देखेंगे, तो जो आप सवाल कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, उसकी जानकारी भी आपको देंगे। तो सर हम बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से नीलांचल जी का परिचय देता हूँ। नीलांचल जी आज के साथ आज जब हम बात कर रहे हैं कि एक पायलट कैसे बनते हैं, और नीलांचल जी खुद एक को पायलट है एयर इंडिया एक्सप्रेस में, जो आज हमें करियर मार्गदर्शन दे रहे हैं लाइव। तो थैंक यू नीलांचल जी। हम बढ़ते आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि जो सभी कह रहा था, बार बार मोहित गोयल जी भी पूछ रहे हैं इसमें कि सर सैलरी सैलरी सैलरी, सो एक पायलट की सैलरी क्या होती है और कितने उसका इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या है, मतलब कितना पैसा वो कमा सकता है बेसिकली? सैलरी काफी हैंडसम सैलरी होता है एक पायलट का। अगर आप किसी शेड्यूल्ड एयरलाइन की बात करें तो वैसे तो सभी एयरलाइंस का अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है, ओके बट ranging from 1.5 lakh to 3 lakhs you can expect initially। ओके स्टार्टिंग में आपकी जॉब लगती है तो आप 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी सैलरी। ओके ओके अदरवाइज आप अगर किसी
बाहर की एयरलाइन में ज्वाइन करते हैं, जैसे आप गल्फ चले गए, गल्फ में किसी एयरलाइन में आपने ज्वाइन किया, तो वहाँ काफी और भी अच्छी सैलरी होती है, तो आप वहाँ 3 से 6 के बीच में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर मंथ। तो आई थिंक इट्स अ क्वाइट हैंडसम सैलरी दैट दे गिव। और इसके अलावा कोई अदर अदर बेनिफिट्स, जैसे जैसे जो रेलवे वाले होते हैं, आर्मी वाले को कैंटीन का कार्ड मिलता है। तो क्या ऐसी आपको कुछ अदर जो एकोमोडेशन से, अदर जो नहीं, हम बेनिफिट्स से क्या लोगों वो को मिलता है? ऐसा तो ऐसा स्पेशल नहीं मिलता कुछ, लेकिन सैलरी में ही हम लोगों को अलाउंसेस वगैरह कई सारे मिल जाते हैं। जैसे फ्लाइंग अच्छा। अलाउंस होता है, आपको ले ओवर अलाउंस मिलता है जब आप अपने स्टेशन को छोड़ के किसी और जगह जाते हैं। जैसे मैं अभी मैंगलोर में बेस्ड हूँ, अगर मुझे अच्छा। मुंबई या दिल्ली भेजते हैं, वहां से फ्लाइंग कराते हैं, तो वहां मैं जितने दिन रहूंगा उन उन दिनों के लिए मुझे स्पेशल अलाउंस मिलेगा, स्टेशन अलाउंस मिलेगा। मैं किसी और अच्छा। कंट्री जाता हूँ, मुझे वहां रुकना पड़ता है अपने जॉब की वजह से, तो वहां मुझे ले ओवर अलाउंस मिलेगा। तो अच्छा। ऐसे अलाउंसेस वगैरह भी मिल जाते हैं। बाकी ऐसा कैंटीन वगैरह जैसा गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी स्पेशल नहीं मिलती है। अच्छा। चलिए, अच्छी बात है। तो बेसिकली ऐसा है, हाँ, वैसे भी सेक्टर्स में चलता है कि भैया पैसे ले लो, खर्चे अपने हिसाब से करो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा। तो मेरे ख्याल से तो हमारे भाई हैं, उनको इसके बारे में जानकारी मिल गई। तो भैया 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए सैलरी इज नॉट अ जोक, बहुत बड़ी बात होती है। 1.5 लाख रुपए में यदि 10-10 हजार वाले 15 लोग की जॉब लग जाती है। बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है। जैसा कि आपने बताया था कि बिल्कुल आपके 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 ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक पायलट होने के नाते। तो ऐसा नहीं कि हर कोई बन सकता है, जी। मेरे ख्याल से बहुत मेहनत से बनते होंगे, बनते ही है। बिल्कुल। सो नीलांचल जी, आपका नाम बहुत खूबसूरत है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से नीलांचल, तो मेरे ख्याल से ये आकाश आकाश का ही एक पर्यायवाची होगा, आई थिंक सो। नीला आंचल। I- हाँ, आप आकाश के लिए भी बोल सकते हो। बेसिकली आपके जो लॉर्ड शिवा है, शंकर अच्छा। भगवान है जो, तो उनके लिए भी है। अच्छा। नीलांचल में समवन हु हैज द बॉडी कलर ब्लू, तो ओके। उनका भी बॉडी कलर ब्लू था, तो आप उनसे भी रिलेट कर सकते हैं। क्या, जय महाकाल। तो नहीं, आप भी जो वैसे जो नाम के अनुरूप ही काम हो रहा है आपका भी। सर नीलांचल जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन हमारा मेरा आपसे ये है, ये सब तो हमने जानकारी दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि आपके रियल लाइफ जो एग्जाम्पल जो हम लेना चाहते, जो हमारे शो का उद्देश्य है आपसे बात करने का, कि आपकी जर्नी कैसे रही एक पायलट के तौर पे। मैं चाहता हूँ कि आप शुरुआती दौर से शुरू करें, जब से आपके दिमाग में आइडिया आया होगा, खासकर 10th 12th के समय से, क्योंकि वो भी हमारे साथ में बच्चे जुड़े हुए हैं। तो उनके दिमाग में भी एक ये रहे कि हमको कैसी प्रिपरेशन करना है, क्या माइंडसेट रहना चाहिए, किस प्रकार से हमको करियर चूज हम्म। करना चाहिए। आपकी जर्नी जानना चाहता मेरा जर्नी थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर रहा है, बट इट वाज क्वाइट एक्साइटिंग। तो हूँ। जी। हुआ ऐसे था कि बचपन में जब मैं छोटा था, तो हमेशा, मतलब जब कोई भी कुछ भी पूछता था मेरे को कि क्या बनना है तेरा, तेरे को बड़ा होके, तो मैं हमेशा यही बोलता था कि पायलट बनना है मुझे। अच्छा। मैं ज्यादा समझता नहीं था, बट इतना पता था कि पायलट जो प्लेन को फ्लाई करते हैं वो पायलट होते हैं, तो हाँ। बस मेरे को हाँ। ऐसा था। बट जैसे जैसे बड़े हुए, अपना 11th 12th क्लास में आए, 10th पास किया, तो जैसे जैसे समझ आई तो पता चला कि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत महंगा कोर्स होता है इसका, तो अच्छा। बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मैंने आइडिया छोड़ दिया था कि मुझे नहीं बनना है पायलट, क्योंकि अपनी जो फैमिली कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग अपने लिए आसान नहीं था ये चीज। ओके। बट मेरे फादर जो थे, वो, उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि ये बचपन से पायलट बनना चाहता था, इसको पायलट ही बनाना है। तो वो जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं, तू पायलट ही बन। मैं क्या बोलता था बात कि अपने पास कंडीशंस अपनी ऐसी नहीं है कि अपन बन सकें। तो है। उन्होंने कहा कि तू कोशिश तो कर, फिर आगे देखते हैं जो भी होगा। बिल्कुल। जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने एग्जाम्स वगैरह दिए। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया फाइटर पायलट के लिए, ओके। क्योंकि फैमिली कंडीशंस के लिए सीपीएल ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल था। तो अच्छा। मैंने फाइटर पायलट के लिए एनडी का एग्जाम दिया, और मैंने रिटन एग्जाम क्लियर किया। देन आई वेंट फॉर द एसएसबी। एसएसबी में वो लोग 5-6 दिन वहां पे रखते हैं, अपना जो भी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट सेंटर होता है उनका, जी। वहाँ 6 दिन तक टेस्टिंग चली। तो फाइनल राउंड होता है उनका कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस में मुझे आउट कर दिया गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वहां पे फाइनली। ओ। तो मैं वापस आ गया, थोड़ा मायूस था, क्या करूंगा कैसे करूंगा। अब सीपीएल का ही ऑप्शन बचता है, वो
थोड़ा मुश्किल है। बट मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं, पापा ने कहा है तो मैं ट्राई करता हूँ। मैंने उसका एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। एग्रुआ के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। सिलेक्शन के बाद में फिर मैंने कहा अभी क्या करना है, तो मेरे पापा ने कहा कि एक काम करते हैं, अभी के लिए तू ट्रेनिंग स्टार्ट कर, उसका जो भी कमिटमेंट मनी था हमने कमिटमेंट मनी दिया और मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। पापा ने कहा मैं पैसे का इंतजाम करूंगा कुछ ना कुछ। तो बहुत सारी कोशिशें की पापा ने, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया था। इसी बीच मेरी ट्रेनिंग बंद कर दी गई इग्रुआ के द्वारा, कि क्योंकि मैं फी नहीं दे पाया था तो उन्होंने मेरी ट्रेनिंग बंद कर दी थी। उसके बाद मैं लौट के घर आया, 1 साल तक घर बैठा रहा, पैसे की का इंतजाम करने की कोशिश की बहुत सारी, कुछ जब जुगाड़ नहीं लगा तो हमारे यहाँ के एमपी हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी, मैं उनसे जाके मिला। मैंने उनको बताया कि मेरा इस तरह का मैं पायलट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बट ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। उन्होंने मुझे गवर्नमेंट ऑफ एमपी के कई सारे स्कीम्स के बारे में बताया, जो आपका ऐसे स्टूडेंट्स जो बैकवर्ड फैमिलीज से आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज से, उन लोगों को हेल्प करने की कई सारी स्कीम्स एमपी गवर्नमेंट की थी, उनके बारे में बताया। तो उनमें से एक स्कीम ऐसी थी जो मेरे मतलब की थी। तो उन्होंने काफी मेरी मदद की, एमपी गवर्नमेंट में भी काफी हस्तक्षेप करके, उसमें एक्चुअली मेरा कोर्स ऐड नहीं था पायलट ट्रेनिंग का, तो उन्होंने हस्तक्षेप करके वो कोर्स ऐड कराया उस स्कीम के अंडर, और कोर्स ऐड कराने के बाद में फिर मुझे उस स्कीम के अंडर फायदा दिलाया, तब जाके मुझे पैसा मिला और मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। तो इस तरह से काफी हार्ड रहा मेरे लिए, क्योंकि 1-1.5 साल तक जो मैं घर बैठा वो बहुत ही प्रॉब्लम वाला टाइम था। बट फाइनली मैंने अपनी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट की। ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद में लाइसेंस मिला, फिर सिलेक्शन हो गया एयर इंडिया एक्सप्रेस में, तो मैं यहाँ आ गया। तो बेसिकली मैं 10+2 के बाद में मैंने बहुत सारे ऑप्शंस तलाशने की कोशिश की जी कि मुझे किस तरह से मैं पायलट बन सकता हूँ। सर नीलांचल जी, फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं आपका। और जहां पर हम बीच में रुक गए थे, आपकी जो लाइफ जर्नी के बारे में हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से, जो मैंने सुना कि आदरणीय जो नरेंद्र सिंह तोमर सर जो हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे नीलांचल जी का इतना मदद किया। और आपके ही जैसे नेता पूरे देश को चाहिए जो आज के युवाओं की जरूरत समझ के उनको सहायता प्रदान करे। और हमें सबको आपके ऊपर गर्व है, हमें नीलांचल जी के ऊपर गर्व है, हमें नरेंद्र सिंह तोमर सर जी के ऊपर गर्व है, और हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही हम सबकी मदद करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बहुत ही अच्छे इंसान है। उनके पास जो भी मदद के लिए जाता है, जो भी उनके पास मदद के लिए जाता है, वो हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि आज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इतनी ऊंचाइयां छू रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ये वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल तोमर सर, वी लव यू एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। और मुझे भी सौभाग्य मिला था तोमर साहब से मिलने का, नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिलने का। और अभी मेरे ख्याल से उनके पास में कृषि मंत्रालय है, तो आगे चल के हमारे शो के माध्यम से आप कोशिश भी करेंगे कि हमारे किसान भाइयों से हम कितनी अच्छी मदद कर सकते हैं। और हमारी पुरजोर कोशिश है कि एक आध बार हम जो है, यदि ऊपर वाले ने चाहा और तोमर साहब ने चाहा, उनका आशीर्वाद रहा, तो हम एक बार तोमर सर को भी हमारे लाइफ में लेकर के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नीलांचल जी, मैं चाहता हूँ कि अपनी आप जर्नी कंटिन्यू करें, जहां आप बता रहे थे कि 10-12 में आपके जो मन में बात थी, तो उसके बाद आपने कैसे की? वही बस 10+2 के बाद में मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ तो किसी तरह से पायलट बनना है। तो फाइटर पायलट के लिए अप्लाई किया था, उसमें सिलेक्शन मेरा फाइनली नहीं हो पाया था, फाइनल स्टेज में मुझे आउट कर दिया गया था। तो फिर मैंने कमर्शियल पायलट का ऑप्शन चूज किया, एग्रुआ का एंट्रेंस एग्जाम दिया, सिलेक्शन हुआ, मेडिकल्स किया उसके लिए, देन आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग। तो वो जो भी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह आया था, वो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सॉर्ट आउट कराया सब कुछ। मेरी ट्रेनिंग फिर से चालू हुई, देन आई कंप्लीटेड माय ट्रेनिंग। तो बस यही रहा मेरी ये सब मतलब बताने में काफी आसान लग रहा है, बट वो जो फेज था लाइफ का जब मेरी ट्रेनिंग रुकी हुई थी, वो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज। क्योंकि
मेरा पैसा भी फंस चुका था और मुझे ये भी लग रहा था कि मैं कभी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर भी पाऊंगा या नहीं। कंप्लीट करने के लिए पैसे का कहाँ से मैं पैसे की व्यवस्था करूंगा, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, वेरी ह्यूज अमाउंट इट इज। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बीच में, बट जी। फाइनली सॉर्ट आउट हुआ। तो अच्छा। मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाया और आज मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस में हूँ एज ए को पायलट। ओके। तो ट्रेनिंग करने के बाद में फिर आपने इंटरव्यू वगैरह दिया, उसके बाद भी हम चाहते बताया थोड़ा सा कि कैसे कैसे आपका एयर इंडिया में सिलेक्शन हुआ। जी, एयर इंडिया में सिलेक्शन उसमें नॉर्मल पहले रिटन एग्जाम हुआ। रिटन एग्जाम के बाद में दे कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड दे डिड द सिमुलेटर टेस्ट आल्सो। ये सब होने के बाद में जब सिलेक्शन आपका हो जाता है तो वो फिर आपको फिर से ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। जो बोइंग 737 एयरक्राफ्ट है उनके पास, उस पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो उसके लिए फिर से आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। अच्छा, उसे आपको टाइप करना है। रेटिंग बोला जाता है। उसके लिए फिर से आपको पैसा खर्च करना होता है। तो वो पैसे का फिर से जुगाड़ लगाना एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसके लिए भी मैंने जैसे तैसे इधर उधर से पैसा लिया, मार्केट से पैसा उठाया। वो सब पैसा लेके फिर हम लोग ग्रीस गया। मैं ग्रीस में ग्रीस और इस्तांबुल से मैंने ट्रेनिंग किया। तो ट्रेनिंग करके जब आया तब जाके यहाँ मैंने ज्वाइन किया कंपनी को। कितने तो साल हो वो गए भी सर आपको फेज, जॉब करते हुए? ये अभी मुझे जॉब करते हुए मैंने फरवरी 2018 में ज्वाइन किया था। तो ओके। बेसिकली 2.5 years के आसपास हो गया है। और मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बावजूद भी मुझे करीब करीब 2 साल के आसपास लग गया था वाह। सिलेक्शन होने में, कंप्लीट होने में। क्योंकि उनका सिलेक्शन प्रोसीजर भी इतना लंबा था कि अपने आप में 7 to 8 months तो सिलेक्शन प्रोसीजर में लग गया था। तो वो अच्छा। भी एक बैड फेज होता है कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके बैठे हुए हैं और आपका अभी तक जॉब नहीं लगा है। तो आप एक अलग टेंशन में रहते हैं कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो वो भी एक सैड फेज होता है। बट जब एक बार आपकी जॉब लग जाती है देन इट ऑल गोज अवे। आपके सारे दुख दर्द जो भी होते हैं, गिले शिकवे, वो जो मैं समझ पा रहा हूँ सर, मतलब यही मेरी काफी ज्यादा जर्नी रही। इसमें संघर्ष तो बहुत है। संघर्ष बहुत है मतलब जैसे और डॉक्टर बनने के लिए फाइनेंशियल चाहिए भी होता है वैसे ही इसमें बहुत। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा भी इसके लिए बहुत लगता है। आज की डेट में अगर किसी को कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग करना है तो और उसके बाद में आपको एयरलाइन में ज्वाइन करना है टाइप रेटिंग के सहित, तो 60 to 70 lakhs का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खर्चा इतना ज्यादा है। बाप रे बाप, 60 to 70 lakhs। जी, आज की डेट में आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते ना हैं। हो लोग पाए। बाग पूरी बात बताते नहीं है। आप अगर कोई भी अगर किसी से कंसल्ट करने जब जाता है तो वो यूजुअली सिर्फ कमर्शियल पायलट लाइसेंस की फी बता के लोगों को चलता कर देते हैं कि 35 से 40 लाख का खर्चा आ जाएगा। बट उसके आगे भी एक और ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मैं पूरी ट्रेनिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60 to 70 lakhs का खर्चा आ जाता है। तो बहुत ही महंगा कोर्स है अगर देखा जाए तो। सर मेरा तो मतलब मैं थोड़ा से शॉक में आ गया। 60 to 70 lakhs, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि होगी कुछ 20-30 लाख रुपए तक की कुछ जुगाड़ पानी करना होगा आपको, लेकिन सर लिटरली 60 to 70 lakhs मिडिल क्लास व्यक्ति को। सर मैं तो इंजीनियरिंग किया हूँ, मुझे पता है मैंने इंजीनियरिंग कैसे कर रहा हूँ। 3-4 लाख रुपए लगते हैं लगभग पूरा ओवरऑल इंजीनियरिंग, उसी में तो हमारे बिल्कुल, हालत खराब हो गई थी। पसीने छूट जाता है बहुत उसमें भी। पसीने छूट जाते हैं साहब, लेकिन ठीक है सर, आपने संघर्ष निकाल लिया। और ठीक है, आप आज अच्छे इसका पहुंच गए, भगवान को ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तोमर साहब का सहयोग है, तो बहुत अच्छी बात बिल्कुल है सर। बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज आपसे फिर ये पूछा, अब तो अच्छा चल रहा है सर। अब जो बच्चे जैसे कोई यदि करना चाहता है और उसके सामने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किस प्रकार से पायलट बनने के लिए या क्या कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है, वो कैसे फाइनेंशियली कैसे मैनेज करे अपनी फीस को? स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो सिर्फ SC ST कैटेगरी के जो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलाती है। स्टेट ओबीसी के लिए गवर्नमेंट भी, नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट भी। जी, ओबीसी? ओबीसी के लिए शायद नहीं है, जहां तक मुझे पता है ओबीसी के लिए नहीं है।
बट SC ST कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलाती है गवर्नमेंट, तो उन लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाता है। जहां तक जनरल कैटेगरी और OBC की बात है, तो उन लोगों को एजुकेशन लोन ही लेना पड़ेगा। अगर उन लोगों को, उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, दे कैन गो फॉर द एजुकेशन लोन। आई थिंक दैट इज द ओनली ऑप्शन। और कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वगैरह नहीं है ऐसा कुछ। तो ठीक है। तो इसमें जो मतलब एक गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे पायलट बनना, है ना? जी चलिए ठीक है सर, देखते हैं। फिर भी मैं गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि तोमर साहब तक ये मैसेज पहुंच पाए, मोदी साहब तक यदि ये मैसेज पहुंच पाए कि जो गरीब व्यक्ति यदि पायलट बनने की सोच रखता है, तो सर आप उसके लिए भी कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आप डिजाइन करें, कुछ फीस में आप लाइसेंस उसके लिए प्रोवाइड करें, ताकि गरीब का बच्चा भी जो है अपने आसमान में उड़ने के सपने को पूरा कर सके। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कॉलरशिप स्कीम चलाई भी है, बट उसका प्रभाव कितना है अभी वो मुझे नहीं पता है। क्योंकि जब मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया था तो मुझे पता चला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रिसेंटली स्कीम लॉन्च की है, बट शायद ज्यादातर लोगों को स्कीम के बारे में नहीं पता है अभी तक। तो मैं नहीं कह सकता वो लॉन्च हुई है तो इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, वो नहीं पता अभी तक मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। अब जो है थोड़ी टेंस वाली बात होगी, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी अच्छी रिलैक्सेशन वाली बात हो। मुश्किल से और 5 मिनट का हम आपका समय लेंगे, और इसमें एक हमारे जो दोस्तों ने जो क्वेश्चंस करे थे, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि जो वीडियो है इसको हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालेंगे, और यूट्यूब पर भी आप हमारा जो शो है वो देख सकते हैं, द पारस गुप्ता शो। और भी उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ में, विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स के साथ में। तो जो आपके जो क्वेश्चंस थे वो शायद हमने पहले भी कवर कर लिए हैं, जो शुरुआत में जो नीलांचल जी के साथ में जो हमारी बात हुई है। अब नीलांचल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पायलट की लाइफस्टाइल कैसी होती है, मतलब किस प्रकार की लाइफ जीता है पायलट एक, ये आप थोड़ा सा हमें बताएं। लाइफस्टाइल तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। हर कोई इंसान का अलग अलग तरीका होता है लाइफ जीने का। तो मुझे लगता है कि कोई इंसान बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहता है, कोई थोड़ा कम अच्छे तरीके से, बट बेसिकली इट ऑल इंक्लूड्स योर फिटनेस ऑल्सो। आपको टू बी अ पायलट यू हैव टू बी फिट। तो आप उसके लिए कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई रनिंग करता है, कोई जिम जाता है, कोई कुछ और एक्टिविटीज करता है। तो यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू ईट गुड फूड, आपको अच्छा खाना खाना होता है। उसके अलावा एक आपको प्राउड फीलिंग हमेशा रहती है कि आप जब यूनिफॉर्म पहन के बाहर निकलते हैं तो आपके अंदर एक अलग एंथुजियाज्म होता है, एक अलग प्राउड फीलिंग होती है। लोग देखते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपके अंदर वो प्राउड फीलिंग हमेशा होती है। तो मुझे लगता है लाइफस्टाइल उस हिसाब से काफी अच्छा है। इट्स अ प्राउड लाइफस्टाइल बेसिकली। उसके अलावा तो लोग इंडिविजुअल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन कैसी लाइफ जीना चाहता है। अच्छा। तो इट्स ऑल डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल है पायलट की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। सर, कार्यक्रम हमारे इस लाइव सेशन के अंत में मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ नीलांचल जी, कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स है, युवा पीढ़ी है, उनके पेरेंट्स हैं, और जो भी ये शो देख रहे हैं, एक हमारे सबके मन में एक बात होती है जो हम, यदि हमको कोई मंच मिलता है उसके माध्यम से हम कहना चाहते हैं। सर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे द पारस गुप्ता शो के माध्यम से आप हमारे देश दुनिया के सभी लोगों को, जनता को आप एक क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं? एडवाइस मैं यही देना चाहूंगा, जैसे जो भी लोग 10+2 कंप्लीट करके आते हैं, कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नॉलेज नहीं होता कि वो उनके पास क्या क्या फील्ड्स हैं, किस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं। तो जनरली उनको नहीं पता होता है, तो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं। तो आप जब 10+2 में हैं तभी आपने ऑप्शंस तलाशना शुरू कर दीजिए, गाइडेंस लेना शुरू कर दीजिए लोगों से, तो आपको पता रहे कि आप कहाँ जा सकते हैं, किस किस फील्ड में आप काम कर सकते हैं, क्या क्या चॉइसेस हैं आपके, आप क्या पसंद करते हैं। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई करके ही किसी फील्ड में जाएं, या आपका जॉब लगेगा तो ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए भी कोई कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्समैनशिप है आपके अंदर,
आप कोई गेम अच्छा खेलते हैं तो आप उस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली आई थिंक 10+2 जब आप कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, लाइफ में आगे जाके करना क्या है, मुझे क्या पसंद है या मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। दूसरा एडवाइस मैं ये देना चाहूंगा कि जब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जनरली हमको भागना सिखाया जाता है कि एक ही चीज के पीछे भागते रहो, और वो स्पेशली मार्क्स है। हम लोग मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं कि 80% लाना है, 85%, 90% लेके आना है। पेरेंट्स भी वही प्रेशराइज करते रहते हैं कि नहीं 95% तो लेके ही आना है। आप स्कूल में भी वही सेम चीज पढ़ते हैं, सेम कोर्स पढ़ते हैं। आप कोचिंग जाते हैं वहां भी आप सेम कोर्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली आप वही सेम चीज को आप बार बार पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि आप अल्टीमेटली जब बड़े लेवल पे जाते हैं, आप सिविल सर्विसेज एग्जाम या किसी और फील्ड में जाते हैं, तो जो 10th का या 11th का जो कोर्स है आप जो बार बार पढ़ के मार्क्स लेके आए, वो मार्क्स किसी मतलब के आपके रह नहीं जाते। इसके बजाय आपको डिटेल्ड स्टडी करना चाहिए। आपको उसके साथ में और भी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि मैंने पढ़ाई कर ली, मेरी फिटनेस भी अच्छी होनी चाहिए, मुझे मेडिकली भी फिट रहना चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बेसिकली द आइडिया इज नॉट टू बी स्टूडियस, आइडिया इज टू बी स्मार्ट। आज की जो जनरेशन की डिमांड है, आज की जो डिमांड है वो है स्मार्ट बनने की। तो आपको स्मार्ट बनने के लिए सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, आपको और भी बहुत कुछ करना है। मार्क्स अगर आपके 95 के हो जाए, 85% भी आ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बट इसके अलावा आपने लाइफ में बहुत कुछ और सीख लिया, जो आपके लाइफ में काम आएगा एक्चुअली। तो यही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप मार्क्स के पीछे ना भाग के बहुत कुछ और भी चीजें करने के लिए वो भी कीजिए, और 10+2 तक आते आते आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके लिए आपको चाहे कहीं से गाइडेंस लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, आपको पता होना चाहिए। आपको वेरियस ऑप्शंस तलाशने चाहिए कि ये ऑप्शंस है मेरे सामने। तो इसके लिए तो हमने हमारे शो जी सर, इसीलिए तो हमने शो बनाया है अपना द पारस गुप्ता शो कि आप डिफरेंट फील्ड्स अलग-अलग फील्ड की जानकारी ले सकते हैं। इसीलिए मैंने इनिशियली भी आपको अप्रिशिएट किया कि 10+2 के बाद लोग जो कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए आप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे लोगों को एटलीस्ट एक ही जगह से बहुत सारी चीजें, ऑप्शंस पता चल सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास में। और साथ ही साथ उनको एग्जैक्टली उस चीज के बारे में ये भी पता चल सकता है कि वो करने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा, या उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, या उसके लिए कितना हमें किस तरफ हमें आगे बढ़ना है, कितना पैसे की जरूरत होगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब कुछ उनको पता चल जाएगा। तो आप जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक आप भी बहुत जल्द ऊंचाइयां छुएंगे। आशा है। मैं तो एक शिक्षक हूँ, मैं तो चाहता हूँ व्यूअर्स आपके साथ जोड़ेंगे। सर मैं तो एक शिक्षक हूँ और मेरी तो बस यही मनोकामना है सर कि यदि जो हम अभी मेहनत कर रहे हैं इसको देख करके, इससे मोटिवेट होके, आपसे मोटिवेट होकर के यदि कोई बच्चा अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल कर देता है, वो कुछ बन जाता है, तो इससे बड़ा एक हमारे लिए कोई इनाम नहीं है। बिल्कुल, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलांचल जी, जो आपने एडवाइस दी 10+2 के बच्चों के लिए कि डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करें और उसके हिसाब से अपना करियर चूज करें। तो यही बात मैं भी हमेशा बोलते आया हूं सभी को कि चूज योर करियर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपना करियर चूज करें, भेड़ चाल में ना चले, एक्सप्लोर करें, देखिए दुनिया जाने, बहुत सारी फील्ड इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो आखिरी में आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ नीलांचल जी कि आज तो आप हमारे साथ में उपलब्ध थे, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे भी चल के यदि जब भी हमको आपकी जरूरत पड़ती है रोजगार संबंधी, करियर काउंसलिंग संबंधी, तो यथासंभव आप बिल्कुल मदद करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, जब भी आपको जरूरत होगी आप मुझे बताइए। और भी जो भी आपके व्यूअर्स हैं, अगर कोई भी मुझसे जुड़ना चाहता है, काउंसलिंग लेना चाहता है, गाइडेंस चाहता है, तो बिल्कुल वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सभी जगह मैं अवेलेबल हूँ। आप भी जब भी आपको कोई भी किसी भी स्टूडेंट की तरफ से कोई क्वेरी आती है और आपको लगता है कि मैं हेल्प कर सकता हूं, तो एनी टाइम आई एम अवेलेबल।
ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी, मतलब थैंक यू वेरी मच नीलांचल जी, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू, वी लव यू, एंड बहुत सारा मेरी तरफ से आपको साधुवाद, और मतलब मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ पूरी पारस गुप्ता टीम की तरफ से कि आज आप हमारे साथ में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के। थैंक यू सो मच। और सभी व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपकी कोई क्वेरी है, आप नीलांचल जी से जुड़ना चाहते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे या इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो हम आपका जो सवाल है, जो आपकी क्वेरी है, आपकी शुभकामना है, वो हम कोशिश करेंगे नीलांचल जी तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द पारस गुप्ते शो। मैं हूं पारस गुप्ते, और आज हमारी बात हुई कैप्टन नीलांचल गुप्ता जी से, जो कि को पायलट है एयर इंडिया एक्सप्रेस में। बहुत ही हमारा सौभाग्य था। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और फेसबुक पे लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय।